कोई नहीं, बाकी तो कोई आया भी नहीं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, अप्रोक्सीमेशन मैंने तुम्हें बताया था, और एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, है ना। अच्छा, पहले स्क्रीन नहीं दिख रही तुमको। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, एक बार को देख लेते हैं। 8.8 बी। तो इस क्वेश्चन में है कि अपने आप को ना म्यूट कर लो, तुम्हारे उसमें से आवाज बहुत ज्यादा इको आती है। सो नाउ वी हैव बेंजोइक एसिड। ये क्वेश्चन हम लोग एक और कर लेते हैं। वी हैव बेंजोइक एसिड व्हिच इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। बेंजोइक एसिड को फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज करते हैं। जैसे खाना तुमने देखा होगा रेडी टू मेड आता है, उसमें बेंजोइक एसिड वगैरह ये सब यूज होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। वो खाने को, जो खाना आज बनाया है वो 1 साल के बाद भी तुम खा सकते हो। सो दीज प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड। व्हाट आर द H3O पॉजिटिव एंड pH ऑफ 0.25 मोलर बेंजोइक एसिड, जब उसका pK इतना दे रखा है। सो बेंजोइक एसिड कैसे डिसोसिएट करेगा, C6H5COOH, ये देगा C6H5COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब हम लोग आइस टेबल लेंगे, ICE टेबल, इनिशियल चेंज एंड इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियली कितना है 0.25 मोलर इसका वैल्यू दे रखा है, और इनिशियली ये 0 होंगे। उसके बाद चेंज क्या आएगा, ये बन जाएगा x, इसमें ये हो जाएगा x, ठीक है। इनकी कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, 0.25 मोलर माइनस x। तो चेंज क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव x आएगा और यहाँ पे माइनस x आएगा। एंड देन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, दोनों को ऐड कर देना, माइनस x। नाउ वी कैन फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो k eq क्या होगा, या सीधा k लिखते हैं, k इज इक्वल्स टू C6H5COO नेगेटिव H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C6H5COOH। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखेंगे, ये सब लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या क्या इनकी कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोगों को लिखनी है। के की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन किस फॉर्म में दे रखी है, हमें दे रखा है पीके दे रखा है। सो इधर मैं थोड़ा सा रफ स्पेस यूज कर लेता हूँ। पीके दे रखा है 4.20 which is minus log of k which is equals to 4.20। k कितना हो जाएगा, 10 raised to power minus 4.20। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है किसकी, k की। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेटर यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर एंटीलॉग हम लोग देख सकते हैं 10⁻⁴ माइनस 4.20। नेक्स्ट मैं कैलकुलेटर यही तुम्हें यूज करके दिखाता हूँ, मे बी ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें एंटीलॉग है, इसमें एंटीलॉग नहीं है। चलो एनीवेज, सो मैंने इसका एंटीलॉग निकाला है, इसकी वैल्यू आई है 6.309। 6.3095, इसको 1 ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻⁵। सो के की वैल्यू ये आ गई। अब मैं इस के की वैल्यू को और बाकी सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा मुझे बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। सो के की वैल्यू होगी 6.31 इंटू 10⁻⁻⁵, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। बेंजोएट, ये है बेंजोएट। बेंजोएट की जो वैल्यू है वो कितनी है, x है। H प्लस की भी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो भी x होगी, और इसकी वैल्यू क्या है 0.25 माइनस x। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गई, इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन 1।
नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इक्वेशन मुझे देखना पड़ेगा कि क्या हम लोग अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, इनिशियल के डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय के ए, वो हमारा 400 से ऊपर आना चाहिए। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.25 मोलर है, डिवाइडेड बाय के ए कितना है, 6.31 इंटू 10⁻⁵। अगर ये ग्रेटर देन होगा 400 से, देन ऑब्वियसली वी कैन टेक अप्रॉक्सीमेशन, हम लोग अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेशन में क्या है कि x को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम ये देखोगे ये 10⁻⁵ चला जाएगा तो कुछ भी वैल्यू आएगी वो 400 से ऊपर की आएगी, ठीक है। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना आएगा, 6.31 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.25, लास्ट में यहाँ पे 0.25 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन तुम्हारी इक्वेशन 2। नाउ फर्दर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, फर्दर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.31 इंटू 10⁻⁵ वो था इंटू 0.25 था। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करके फिर मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूँ। सो मैं देखता हूँ कितना आता है, इज 1.5775 इंटू 10⁻⁵। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो x की वैल्यू आ रही है 0.00397, जिसको मैं ले सकता हूँ x इक्वल्स टू 0.004 ले लेता है। एक सेकंड मैं ज़रा एक बार चेक कर लूँ, पीछे -5 की वैल्यू आई थी ना, ठीक। और इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, अंडर रूट 1.5775, इसको कर देंगे 15.775 इंटू 10⁻⁻3, और इसका अंडर रूट मैं एक बार फिर से ले लेता हूँ कैलकुलेशन चेक करने के लिए। 3.97 which is equals to 3.97 into 10⁻⁻3 0.00, ठीक आंसर आ रहा है। ओके, सो हेंस जो x की जो इसको मैंने 6 कर दिया ना, इसको 6 कर दिया, 6 को फिर बाहर निकाल के 3 कर दिया अलग। तो x की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 0.00397 मोलर। अब इससे हम लोग pH निकाल सकते हैं, क्योंकि H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वही जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C6H5 उसकी भी है। मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। जो H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वही कॉन्सेंट्रेशन है C6H5CO नेगेटिव, बेंजोइड की भी वही कॉन्सेंट्रेशन होगी, एंड विच इज इक्वल्स टू X। तो इससे हमें पता चल गया H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.00397। नाउ pH निकालना है तो माइनस लॉग में इधर ले सकता हूँ, माइनस लॉग ऑफ 0.00397। ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या होता है, PK होता है, pH हो जाएगा, और pH यहाँ पे आ जाएगा। इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ कितनी आएगी, 2.40। सो वैल्यू आ रही है 2.40। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है उसका जो pH आएगा वो आएगा 2.40।
ठीक है, क्वेश्चन सिंपल ही था। आई डोंट थिंक इसमें और कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और क्या है, बट इज H3 पॉजिटिव एंड pH वो सब हम लोगों ने चेक कर लिया। ठीक है, ये अजम्पशन आई थिंक ये जो स्लाइड थी वो इधर लग गई थी, वो पीछे नहीं थी। तो ये वही बताता है कि इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन हमारी होती है, अगर उसको K से डिवाइड कर देते हैं 400 आता है, तो जस्टिफाइड है हमारा अजम्पशन। हम लोग x को एक नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जो एरर आएगा वो 5% से कम आएगा। 5% मतलब 0.05 से कम एरर आएगा। और अगर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो छोटी आ रही है 400 या 400 के इक्वल आ रही है, तो वो जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं होता। और उस केस में जो एरर आता है वो 5% से ज़्यादा आता है। ठीक है, सो ये चीज़ हम लोग को देखनी पड़ती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन द एक्सटेंट ऑफ एसिड डिसोसिएशन। अब जब एसिड डिसोसिएट होगा तो वो कितना परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है, ये हम लोग को फाइनली निकालना है। सो परसेंट डिसोसिएशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? परसेंट डिसोसिएशन का हम निकालेंगे डिसोसिएटेड एसिड, जो एसिड डिसोसिएट हो चुका है, डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इंटू 100%। उसको हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मुझे निकालना है कि कितना परसेंटेज डिसोसिएशन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है एसिडिक एसिड CH3 और वो डिसोसिएट हो रहा है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इनिशियली मैंने लिया था 1 मोलर लिया था, या 100 मॉलिक्यूल्स में ले लेता, 100 मॉलिक्यूल इसके थे या 100 मोलर ले लेता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी 0 थी। और एट इक्विलिब्रियम पे अब वो कितना है, ये हो गया 50 मोलर, ये 50 मोलर ये बन गया, 50 मोलर ये बन गया। तो इसका जो परसेंटेज डिसोसिएशन होगा, परसेंट डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड विल बी, डिसोसिएटेड कितना है, डिसोसिएटेड एसिड ये है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, तो दोनों का है 50 मोलर। तो 50 मोलर मैं रख दूंगा, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी, मतलब इसको और इसको प्लस कर दो, या फिर सीधा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लो विच इज 100 मोलर। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेना ज़्यादा बेटर रहता है। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे इंटू 100, तो ये आ गया 50%। तो परसेंटेज डिसोसिएशन इस एसिड का कितना हो गया, 50% हो गया, क्योंकि 100 मॉलिक्यूल में से 50 निकल रहा है। और तुम ऑटोमेटिकली ये समझ सकते हो कि 100 में से 50 मॉलिक्यूल बचे हैं, 50 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, तो 50% डिसोसिएशन है। सो परसेंट डिसोसिएशन निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि कितना एसिड डिसोसिएट हो चुका है, कितना एसिड इनिशियली था, और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर। वेरी सिंपल। So ये एक क्वेश्चन है। In 2011 researchers showed that hypochlorous acid HCl4 generated by white blood cell kills bacteria। तो वाइट ब्लड सेल जो हमारी बॉडी में होता है, और वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है, फॉरेन पार्टिकल का यहाँ पे मतलब है कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी हमारी बॉडी में आता है, तो वाइट ब्लड सेल्स जाके उनसे लड़ाई करते हैं। एंड वाइल ड्यूरिंग सो दे प्रोड्यूसेस हाइपोक्लोरस एसिड। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है बैक्टीरियाज के लिए, और वो बैक्टीरिया को मार देता है। जैसे हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है, उसी तरीके से हाइपोक्लोरस एसिड हमारी बॉडी में जनरेट होगा, और वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा। नाउ कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन। अब हमें निकालना है परसेंटेज डिसोसिएशन, निकालना है जब 0.40 मोलर HCl4 यूज होगा, और K इसका ऑलरेडी दे रखा है। सो HCl4 ने HCl हाइपोक्लोरस एसिड, HCl डिसोसिएट कैसे होगा, H प्लस प्लस ClO नेगेटिव। अगर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.40 मोलर है, तो ये बनेगा 0 और ये 0, ये क्या है, इनिशियल। अब यहाँ पे चेंज देखेंगे, तो यहाँ पे चेंज आएगा -x, यहाँ पे चेंज आएगा +x, और यहाँ पे चेंज आएगा +x। अब ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कैल्शियम CaCl2, तो CaCl2 अगर डिसोसिएट हो रहा है तो ये देगा। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम ही ले लेते हैं, लेकिन जो चेंज आएगा, चेंज में क्या होगा, ये -x होगा, ये +x होगा, और ये +2x होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, 2 क्लोराइड आयन दे रहा है। तो एक मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो कितने मॉलिक्यूल देगा, 2 देगा, तो इसलिए ये कितना आएगा, 2x आएगा। अगर x मॉलिक्यूल टूटेंगे तो इसमें से x मॉलिक्यूल टूटेंगे, ये x मॉलिक्यूल जनरेट होगा, और ये 2x मॉलिक्यूल्स इसके अंदर
बनेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये स्टोचियोमेट्री यहाँ पे जो भी आगे है वो उसकी मल्टीप्लाई होगी। अभी तक जितने भी हम लोग कर रहे हैं वो मोनोप्रोटिक एसिड्स हैं, तो उसमें ऐसा ये सारी चीज़ें दिखाई दे नहीं रही है। अब एट इक्विलिब्रियम पे अगर मैं चेक करूँ तो एट इक्विलिब्रियम पे ये आ जाएगा 0.40 माइनस एक्स, ये आ जाएगा एक्स एंड दिस इज एक्स। नाउ आई पुट के। के कितना है? के इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, के इज इक्वल्स टू एच प्लस इंटू सी एल ओ नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HClO। अब इनकी वैल्यू रखेंगे। के की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल के की वैल्यू निकालेंगे। नहीं, के की वैल्यू दे रखी है, के नहीं दे रखा, के दे रखा। के की वैल्यू है 2.9 इंटू 10⁻⁸। ये वैल्यू आ गई। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? x, ClO की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? x, और HClO की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.40 माइनस x। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है वेदर वी कैन यूज द अप्रोक्सीमेशन और नॉट। अप्रोक्सीमेशन यूज करने के लिए हमें देखना है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है विच इज 0.40 डिवाइडेड बाय जो के है, के कितना है? 2.9 इंटू 10⁻⁸। ये क्या है? अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये ऑब्वियसली 400 से बड़ा आएगा, सो अप्रोक्सीमेशन इज जस्टिफाइड। अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे जस्टिफाइड है, तो अप्रोक्सीमेशन जस्टिफाइड है, तो मैं अब इसको कर देता हूँ नेग्लेक्ट x in comparison to 0.40। तो 0.40 के कंपैरिजन में इस x को नेग्लेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेग्लेक्ट। अब ऊपर वाले को क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? कोई छोटी वैल्यू होगी तो वो तो वैल्यू छोटी ही रहेगी, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू में कोई छोटी वैल्यू तुम ऐड कर रहे हो या कोई माइनस कर रहे हो तो उसमें डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, समझ रहे हो ना? एक 1000 में, लेट अज्यूम 10,000 में ले लेता हूँ, 10,000 में तुम 1 रुपया ऐड कर दो, कितना डिफरेंस आएगा? बहुत कम डिफरेंस आएगा, एंड द डिफरेंस इज नेग्लिजिबल, तुम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। या 10,000 में तुम 1 रुपया माइनस कर दो, विच वुड बी कंसिडर एज नेग्लिजिबल चेंज। तो अगर बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो उसमें जो एक्स की वैल्यू है वैसी कम है। तो अगर एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम आएगी तो एक बहुत बड़ी वैल्यू में से अगर उस चीज़ को माइनस करोगे या उस चीज़ को प्लस करोगे तो हम लोग उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कभी नेग्लेक्ट हम लोग तभी करते हैं जब हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करते क्योंकि दो छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करके वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, या डिवीजन में एक छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में प्रॉपर इफेक्ट आता है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में उतना इफेक्ट नहीं आता क्योंकि डेसिमल की 7th या 8th पोजीशन पे अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो हमारे लिए नेग्लेजिबल है, ठीक है। तो इसलिए नेग्लेक्ट हम किसी भी चीज़ के कंपैरिजन में करते हैं। कंपैरिजन मतलब कभी भी जब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे उस केस में होगा, ठीक है। अब क्या है कि ये हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाई बाय 0.40 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट, अब मैं एक्स की वैल्यू पहले इनका मल्टीप्लिकेशन दिखाता हूँ कितना आएगा। 2.9 इंटू 0.40 इज 1.16, सो 1.16 इंटू 10⁻⁸ आ गया। अब 10⁻⁸ को तुम साइड करके 10⁻⁴ लिख सकते हो, वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट ले रखा है, तो 10⁻⁴ साइड में आ गया। अब 1.16 का क्या कर लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे, विच इज 1.007। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.077 इंटू 10⁻⁴। और अगर तुम इसको वैसे करना चाहो तो 0.123 इसको 1 कर देता है। तो देखो कितनी x की वैल्यू कितनी है, बहुत छोटी है। और अगर तुम 0.40 में से इस वैल्यू को अगर माइनस करना चाहो तो देखो डेसिमल के कितने हैं? 3 4, चौथे पोजीशन पे 1 2 3 4, तो बहुत ही कम डिफरेंस आता है, इसलिए हम लोग उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं।
ठीक है, एक्स की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ये आ गई। अब एक्स की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो उससे क्या लेना देना है, अब हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। सो सॉरी, हमें निकालना है परसेंटेज डिसोसिएशन। सो डिसोसिएटेड एसिड जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है, एक्स के। जो एक्स है वो एच प्लस के इक्वल है, और वही एक्स है जो ClO नेगेटिव के इक्वल है। तो डिसोसिएटेड एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो एक्स के इक्वल होगा, और वो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी आ रही है 0.00011, 0.00011। ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन आ गई, इतना मोलर एक्स का आ गया। सो परसेंट डिसोसिएशन का क्या होगा, फॉर्मूला होता है डिसोसिएटेड एसिड divided by undissociated acid into 100%। ठीक है, तो डिसोसिएटेड एसिड कितना है हमारे पास, डिसोसिएटेड एसिड है ये एक्स की वैल्यू 0.00011 मोलर। अनडिसोसिएटेड एसिड क्या है 0.40 था, यस 0.40 है हमारा अनडिसोसिएटेड एसिड। इसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.00011 डिवाइडेड बाय और इसको मैं 100 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना आ रहा है 0.0275 परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही कम परसेंटेज है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ करी है मैंने। इतना कम डिसोसिएशन तो नहीं आना चाहिए वैसे। सब सही है, ऐसा तो कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो परसेंट डिसोसिएशन हमारा इतना आ गया, और इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं। और परसेंट डिसोसिएशन तुम इसका भी निकाल लेना। ये जो सेकंड क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है 0.35 मोलर HCl का, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले से कम है, तो ध्यान रखना कि अप्रोक्सीमेशन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अगर अप्रोक्सीमेशन लेना सही नहीं रह रहा है तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा फॉर्मूला यूज करते हुए। ठीक है, now there is another question, calculate the percent dissociation of 0.75 molar HCl an extremely poisonous acid। तो हाइड्रोसाइनिक एसिड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है, दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द पिट्स ऑफ फ्रूट सच एज चेरीज एंड एप्पल। तो एप्पल्स जो होते हैं, सेब जो होते हैं और चेरीज जो होती हैं, उनके जो बीज होते हैं उनके अंदर HCl होता है, और HCl उनमें जो बीज में होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में होता है। और आई हैव सीन एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें क्या किया था, किसी को मर्डर करना था तो उसने बहुत सारे सेब लिए थे, उनके बीज निकाले थे, फिर उसका उसमें से HCl एक्सट्रैक्ट किया था और फिर किसी को इन द फॉर्म ऑफ पॉइजन दिया था। सो HCl क्या होता है, एप्पल्स में होता है, और लोग थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं। सो यहाँ पे HCl का डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें दे रखा है के दे रखा, हाँ के दे रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट 6.2 इंटू 10⁻⁻10, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन HCl की दे रखी है 0.75 मोलर है। इसका तुम आराम से निकाल ही सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि 8.9 बी क्वेश्चन करता हूँ, ये तो तुम कर ही लोगे, ये जो ऊपर वाला है। इस क्वेश्चन में क्या है, अ वीक एसिड 3.16% डिसोसिएटेड है इन 1.5 मोलर सोल्यूशन में, व्हाट इज द के। तो पहले मैं परसेंट डिसोसिएशन दे रखा है 3.16%। परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिसोसिएटेड
एसिड डिवाइडेड बाय अनडिसोसिएटेड एसिड। ये मैं एसिड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी तक हम लोग एसिड वाली रिएक्शन कर रहे हैं। परसेंट डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसके होगा, ये एसिड बेस जो भी हमारा है उसके लिए एप्लीकेबल होगा। सो दिस इम्प्लाइज 3.16%, परसेंट को मैं डिवाइड कर दूंगा डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू डिसोसिएटेड एसिड। एसिड डिसोसिएशन क्या है हमें नहीं पता है, इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। और अनडिसोसिएटेड एसिड मतलब क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो गई 1.5 मोलर। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो लेट मी फाइंड आउट कि x की वैल्यू कितनी है। तो x इज 3.16 इंटू 1.5 मोलर डिवाइडेड बाय 100। 3.16 into 1.5 divided by 100 is 0.0474। तो ये वैल्यू अभी 0.0474 मोलर हमारी डिसोसिएटेड एसिड आ गया, ठीक है। अब ये कोई भी वीक एसिड है तो वीक एसिड मैं HA ले लेता हूँ। HA अगर डिसोसिएट होगा तो ये क्या देगा, H प्लस प्लस A नेगेटिव, ये हमें देगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1.5 मोलर दे रखी है, इनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 0। फिर आएगा चेंज, इधर चेंज आएगा -x, इधर चेंज आएगा +6। स्टोइचियोमेट्री दोनों का 1 है तो मैं इसको +6 ही लिखूंगा। फिर एट इक्विलिब्रियम, या सीधा इक्विलिब्रियम ई लिखता है, आई स्टेबल है, तो एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, 1.5 मोलर -x, ये हो गया +6 और ये +6 हो गया। अब इस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1.5 मोलर -x। अब x क्या है, डिसोसिएटेड वैल्यू है, x जो हमारी वैल्यू आई है ये सेम ही x है। x की वैल्यू कितनी है, 0.0474 आई है। तो 1.5 के कंपैरिजन में 0.04 मतलब डेसिमल के सेकंड डिजिट पे चेंज आ रहा है, तो हमें यहाँ पे नेग्लेक्ट इसे नहीं करना चाहिए। तो आई वोंट नेग्लेक्ट इट, तो मैं सीधा k की वैल्यू निकालूंगा, 0.0474 इंटू 0.0474 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 0.0474, ठीक है। तो अगर डेसिमल के थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे अगर मुझे कोई वैल्यू दिखाई देती तो मैं ज़रूर उस वैल्यू को इसको नेग्लेक्ट कर देता, बट यहाँ पे ये नेग्लेक्ट करने लायक है नहीं। वन 1.45, तो यहाँ से मुझे फाइनली मुझे पता चल गया कि के की वैल्यू कितनी है। तो के को मैं किसी अलग कलर से रेड यूज़ कर लेता हूँ, के की वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो के को मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेव स्पेस। K is 1.55, is 1.55 into 10 raised to power -3, ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। तो हमें K की वैल्यू निकालनी थी और वो डेफिनेटली हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। अब पॉलीप्रोटिक एसिड कौन से होता है, देखो मोनोप्रोटिक एसिड होते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड ऑलवेज हैव वन एसिड, एक प्रोटॉन ही अगर वो दे सकता है तो उसे मोनोप्रोटिक एसिड बोलेंगे। डायप्रोटिक एसिड कौन सा होगा, जो 2 H प्लस आयन रिलीज कर सके, उससे मैं डायप्रोटिक एसिड बोलूँगा। जो 3 करेगा वो ट्राइप्रोटिक एसिड हो गया। सो अगर 2 या 2 से ज़्यादा, या आई वुड से 3 या 3 से ज़्यादा H प्लस आयन को प्रोड्यूस कर पा रहा है तो उसे हम लोग पॉलीप्रोटिक एसिड में कंसिडर कर सकते हैं। तो पॉलीप्रोटिक एसिड अगर एक से ज़्यादा कर रहा है तो उसको हम लोग जनरली कर लेते हैं, जैसे H2SO4 है, इट इज़ अ डायबेसिक एसिड। यहाँ पे मैंने डायबेसिक एसिड इसे क्यों बोला,
डाई बेसिक मतलब इट कैन न्यूट्रलाइज 2 OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव आयन को अगर वो न्यूट्रलाइज कर सकता है तो उसे हम डाई बेसिक एसिड बोल सकते हैं। इट इज़ अनदर टर्म कि जैसे हम लोग एसिड्स को बुला सकते हैं डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, ठीक है। और इसको डाई बेसिक की जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाईप्रोटिक एसिड। डाईप्रोटिक एसिड का मतलब क्या है, इट रिलीजेस 2OH 2H प्लस आयन। तो अगर 2H प्लस आयन रिलीज कर रहा है तो उसे डाईप्रोटिक एसिड या फिर डाई बेसिक एसिड हम लोग दो तरीके से बुला सकते हैं। तो ये दो तरीके के टर्म्स होते हैं जो तुम्हें इजीली बुक में मिल जाएंगे। नाउ जैसे H2SO4 है, इसको भी हम लोग वैसे पॉलीप्रायोटिक में डालते नहीं है, बट फिर भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि H2SO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और कौन से हैं, और तो मुझे कोई याद भी नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं जो एक से ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया ऑक्सैलिक एसिड, हाँ इसमें दो हैं। तो ये क्या करेगा, एक बार एक H प्लस देगा, फिर दूसरी बार दोनों H प्लस, मतलब दूसरा H प्लस भी रिलीज कर देगा। तो इस तरीके से ये हमारा पॉलीप्रोटिक एसिड काम करता है। नाउ पॉलीप्रोटिक एसिड अब तुम देखोगे तो इनके क्या होते हैं दो, जैसे Ka1 तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे। Ka1 क्या है, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब पहला H प्लस निकलेगा, H3PO4 यहाँ पे तुमने ले रखा है और H3PO4 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2PO4 नेगेटिव और H3 पॉजिटिव दे रहा है। तो पहला प्रोटॉन निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर फर्स्ट एसिड हो गया। तो इसका प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के हम लोगों ने लिख दिया कि इसका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है। नाउ अब ये क्या करेगा, इसके पास तो 3 प्रोटॉन थे तो ये 3 H प्लस दे सकता है, लेकिन तीनों H प्लस एक साथ नहीं निकलते, एक एक करके सीक्वेंशियली निकलते हैं, सीक्वेंस वाइज निकलेंगे। तो पहला एक निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा। तो जब दूसरा निकलेगा तो H2PO4 नेगेटिव है और ये क्या दे देगा, HPO4 2 नेगेटिव, फिर HPO4 2 नेगेटिव, फिर डिसोसिएट क्या होगा और वो क्या देगा, PO4 3 नेगेटिव। तो इस तरीके से एक एक करके H प्लस निकलते जाएंगे। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यूज तुम देखो। वैल्यू अगर तुम देखोगे तो तुम्हें कुछ बहुत ही अच्छी चीज नजर आएगी कि Ka1 की जो वैल्यू है वो है 7.2 इंटू 10⁻³ बहुत कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है। 7.2 इंटू 10⁻³ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, इतने में डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन फिर सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, 6.3 इंटू 10⁻8, मतलब डेसिमल की 8th पोजीशन पे वो डिसोसिएट हो रहा है या 7th पोजीशन पे वो डिसोसिएट हो रहा है, विच इज एक्सट्रीमली लो। एंड देन थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट की अगर तुम वैल्यू देखोगे तो विच इज 4.2 इंटू 10⁻13, 13 कितना हो गया, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। अब मैं अगर तुमसे बोलूँ कि टोटल हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो H प्लस फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन, H प्लस फ्रॉम सेकेंड रिएक्शन, फिर H प्लस फ्रॉम थर्ड रिएक्शन, ठीक है, 3 रिएक्शन में आएगा। H3 पॉजिटिव यहाँ रिलीज हुआ है, फिर सेकेंड रिएक्शन में रिलीज हुआ है और फिर थर्ड रिएक्शन में यहाँ पे रिलीज हुआ है। तो 3 जगह वो रिलीज हुआ है, तो टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, यहाँ से जो, मैं ब्लैक पेन फिर से रेड पेन यूज कर लेता हूँ, H3 पॉजिटिव यहाँ से जो H3 पॉजिटिव निकला फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम निकला और फिर थर्ड टाइम निकला। अब देखो वैल्यू फर्स्ट वाली की सही थी, फर्स्ट वाली की वैल्यू ज़्यादा थी। सेकेंड वाली की जो वैल्यू होती है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब 100 मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूँ तो उसमें से एक भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होगा। मुझे कितने लेने पड़ेंगे, 10⁸ मॉलिक्यूल्स लूंगा तब जाके उसमें से 6.3 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे और H प्लस कितना आएगा, 6.3 आएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर मैं इधर से H3 पॉजिटिव से लूँ तो यहाँ पे कितना है, 10⁻13 मॉलिक्यूल होंगे, तब जाके उसमें से 4.2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे H3 जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है थर्ड रिएक्शन से वो बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू H प्लस आयन फ्रॉम सेकेंड रिएक्शन, और वो बहुत ज़्यादा कम है फ्रॉम H1 प्लस H प्लस फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन।
सो जो पहले रिएक्शन में जो डिसोसिएशन हो जाता है ना, वही प्रॉपर डिसोसिएशन होता है। उसके बाद जो डिसोसिएशन होता है, दे ऑल आर वेरी नेग्लेजिबल, बहुत ज़्यादा नेग्लेजिबली डिसोसिएट होता है, बिल्कुल डिसोसिएशन ये नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो जो मुझे पीएच निकालना होगा, तो इसमें जो टोटल आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है, इसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ और ये भी नेग्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, देख लो यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं और उसके बाद नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो पहले का जो अगर वैल्यू आनी थी 0.003 आ रही थी, इसकी मैं कंसिडर कर 0. और H3 की वैल्यू मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ इज 0.12 पे आ गया ना। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 0.03 के कंपैरिजन में ये बहुत ही कम है, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे। लेट मी यूज अनदर पेन। सो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 0.03 के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम होने की वजह से जो टोटल H प्लस आएगा वो फर्स्ट रिएक्शन को देखना है। तो अगर तुम्हें पास कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पॉलीप्रोटिक एसिड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने ज़्यादा सिंपल होते हैं कि हमें डिसोसिएशन पहली बार करना है, सेकेंड और थर्ड डिसोसिएशन को हम लोग आँख बंद करके नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जो डिसोसिएशन हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। सो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक कुछ पॉलीप्रोटिक एसिड ले रखे हैं। जैसे फर्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 5.6 इंटू 10⁻² है, और सेकंड डिसोसिएशन कितना है 5.4 इंटू 10⁻5। ठीक है, तो सेकंड डिसोसिएशन को यहाँ पे क्या किया जाएगा, नेग्लेक्ट किया जाएगा। सल्फरस एसिड में पहला डिसोसिएशन क्या है 1.4 इंटू 10⁻², और दूसरा क्या है देखो 2 के कंपेरिजन में -8, बहुत ही ज़्यादा कम है, ये तो आँख बंद करके नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का भी हम लोगों ने देखा 7.2 इंटू 10⁻3, ये नेग्लेक्ट होगा क्योंकि वैल्यू बहुत कम है, और 10⁻13 नेग्लेक्ट होगा क्योंकि उसकी वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा कम है। आर्सेनिक एसिड की अगर हम लोग देखेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻3 ऑलरेडी कम है, 1 पॉइंट ये 7 पे चला गया और ये 12 पे चला गया, ये सब भी नेग्लेक्ट। कार्बोनिक एसिड का 4.5 इंटू 10⁻7, कार्बोनिक एसिड इज ऑलरेडी अ वेरी वीक एसिड, और उसका तो डिसोसिएशन कांस्टेंट तुम्हें दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इसको तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कम वैल्यू हो तो कम ही रहेगी, ये वो मल्टीप्लाई और डिवाइड भी होगी। नेग्लेक्ट कब करते हैं, जब एडिशन करना होता है, तो इसको उसके कंपैरिजन में हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। इसकी वैल्यू देखो H2S बहुत ही कम एसिडिक हो रहा है 10⁻8 वैल्यू है, और ये तो बहुत ही कम है, और इसके कंपैरिजन में जो सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 10⁻17 है, डेसिमल के 17th प्लेस पे डिसोसिएशन हो रहा है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एसिड कॉन्सेंट्रेशन है, और हमें पता है जितना ज़्यादा के की वैल्यू बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इन सब में से हमें दिख रहा है कि के फर्स्ट, K2 को हमें नहीं देखना, K3 को हमें नहीं देखना, क्योंकि इनका जो डिसोसिएशन होता है वो फर्स्ट कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। तो एसिडिटी के लिए हमें इनको और इनको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या देखना है Ka1। अब Ka1 की हम लोग वैल्यू देखेंगे, जिसकी Ka1 की वैल्यू ज़्यादा होगी वही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो तुम्हें दिख रहा है इसकी ज़्यादा है 10⁻², 10 देखो 10⁻², 10⁻² तो सेम हो गया, इसमें क्या है 5.6 है और इसमें 1.4 है, तो 5.6 ऑब्वियसली ज़्यादा होगा 1.4 से। सो ऑक्सैलिक एसिड क्या है, सल्फरस एसिड से ज़्यादा एसिडिक है। फिर फॉस्फोरिक एसिड देखेंगे, ये 10⁻³ में आ रहा है, तो ये ज़्यादा एसिडिक, कम एसिडिक है। उसके बाद आर्सेनिक एसिड कम एसिडिक है, फिर कार्बनिक एसिड बहुत कम एसिडिक है, और सल्फरस एसिड तो बहुत ही ज़्यादा कम एसिड है। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्वियसली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक है। और न्यूमेरिकल अगर हम लोग करेंगे तो उसमें बहुत ही सिंपल से, जैसे मोनो बेसिक एसिड के लिए हम लोगों ने रिएक्शन करी, उसी तरीके से इनके क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, नाउ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ एंड एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज लाइक साइज, तो जो मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है वो किस एटम से अटैच्ड है, उसका क्या साइज है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है
साथ में उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो H प्लस आयन जल्दी ले लेगा, H प्लस आयन के इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा और H प्लस आयन आराम से रिलीज कर देगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एंड साइज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो क्या करते हैं, जो ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा। इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड बेस में हम लोगों ने कॉन्जुगेट बेस के बेसिस स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम लोगों ने बताया था कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। जिसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है तो उसका जो एसिड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से अब हमारे पास दूसरे कुछ और फैक्टर्स आते हैं जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है या कौन कम एसिडिक है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नहीं साइज है यहाँ पे। तो सबसे पहला है साइज। तो साइज में अगर हम लोग बात करें HF, HCl, HBr एंड HI, तो इनमें से जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो HI की सबसे ज़्यादा होती है, फिर HBr की होती है, फिर HCl की होती है एंड देन HF की होती है। अब साइज क्या है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, मैं इसको तुम्हें बना के दिखाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिवली पता चलेगा। फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज उससे बड़ा होगा, आयोडीन तो बना ही नहीं पाऊंगा, ये ब्रोमीन हो गया एंड देन दिस इज आयोडीन। अब इन सब के साथ क्या लगा हुआ है, H यहाँ पे अटैच हो रखा है। तो कौन सा बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा HI का। HI की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके जो बॉन्ड लेंथ है, इसके न्यूक्लियस से हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर तुम मेजर करने बैठोगे तो मेजर अगर करोगे तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस इतना है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस और ज़्यादा है और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। सो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, HI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, फिर HBr की, फिर HCl की एंड देन HF की। अब जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, हमें पता है बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ HI की ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। तो बॉन्ड किसका वीक होगा, HI का बॉन्ड सबसे वीक होगा तो H प्लस आयन HI सबसे जल्दी रिलीज कर देगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो HI क्या है, एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और HF क्या होता है, एकदम ही वीक एसिड होता है। तो HF का जो K है वो 10⁻⁴ में, ऑब्वियसली क्या शो कर रहा है कि वो काफ़ी वीक है। फिर HCl क्या है, उससे स्ट्रॉन्ग है, HBr क्या है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, HI क्या है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन सब के बीच में साइज़ का डिफरेंस आ रहा है। साइज़ का डिफरेंस क्या मॉनिटर करता है कि ये कितनी बॉन्ड लेंथ है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी उसका डिसोसिएशन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा। क्योंकि लंबा बॉन्ड बहुत आराम से टूट जाता है और एक छोटा जो बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट कि कौन ज़्यादा एसिडिक है डाउन द ग्रुप। तो ये जो फैक्टर है ये कहाँ रिस्पॉन्सिबल है, ये है डाउन द ग्रुप के लिए। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो हमारे पास दो फैक्टर हैं। अगर देखना चाहें हमारे पास दो फैक्टर क्या हैं, हमारे पास दो फैक्टर ये हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्ट्रेंथ, सॉरी बॉन्ड लेंथ, या बॉन्ड लेंथ नहीं तो साइज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन डोमिनेट कर रहा है, तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है साइज, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइज। अगर सारे कंपाउंड्स का साइज क्या है, सिमिलर है, ठीक है, अगर उनमें साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, सिमिलर है, तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेके चलते हैं। और अगर साइज में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ रहा है, मतलब जैसे ग्रुप में हम लोग नीचे जाते हैं साइज बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तो अगर साइज ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली क्या है कि बॉन्ड
लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे और उसके बेसिस में हम लोग एसिडिटी को बताएंगे। लेकिन अगर जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं हो रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कार्बन है, कार्बन का साइज़ बड़ा है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड फिर फ्लोरीन। तो इनका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ तो हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में आ रहा है। तो अगर साइज़ थोड़ा सिमिलर होता है तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डोमिनेट करती है। अगर साइज ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर नहीं करेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पे एसिडिटी को जस्टिफाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलर इज द केस कि जैसे H2O है, H2O ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू H2S, H2SC एंड H2T। H2T, सॉरी उल्टा बोल दिया, H2T क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर H2S, फिर H2SE, फिर H2S एंड देन H2O। H2O तो हमें पता है कि वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वो बिल्कुल एसिडिक नहीं होता है। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ और रह गई हैं और इसके बाद फिर आई गेस की चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और कल की क्लास में ना सुबह लेना प्रेफर करूँगा, मतलब कल से क्लास, क्योंकि अब मैं बीरपुर आ गया हूँ तो शाम को लेना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है शाम को यहाँ पे। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज के लिए।